दोस्तों, हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है उन डिसीजंस पर जो कि हम अपनी लाइफ में लेते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए गए डिसीजंस का भी होता है। सही समय पर लिए गए सही डिसीजंस हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और गलत डिसीजंस नुकसान। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कि हम सभी जानते हैं। जी हाँ, हम सभी को लगता है कि हम सभी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं। हम सभी के अंदर एक फ्री विल है जो कि हमें ये पावर देती है कि हम डिसाइड कर सकें कि किसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। दुनिया के कई मेजर रिलीजन्स की फिलॉसफी इस आइडिया के आसपास घूमती है कि गॉड ने हम इंसानों को फ्री विल दी है ताकि हम जो मर्जी हो वो फैसला ले सकें। फिर चाहे वो वेस्टर्न रिलीजन्स का जजमेंट डे का आइडिया हो या फिर इंडियन रिलीजन्स का लॉ ऑफ कर्मा, बिना फ्री विल के ये दोनों ही आइडिया कोलैप्स हो जाते हैं। हालांकि फ्री विल का आइडिया हमें काफी हद तक लॉजिकल लगता है, पर इसके अलावा एक और आइडिया है जो कि एकदम इसके उलट है, जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी सब कुछ डिटरमाइंड है, यानी पहले से तय है। हम सभी लोग बिल्कुल किसी मूवी के किरदारों की तरह हैं जो कि स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं और हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। अगर इस आइडिया को सही माने तो फिर हमारी न्याय व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि अगर हम में से कोई कुछ भी करने के लिए फ्री ही नहीं है तो फिर उसे सजा किस बात की दी जा रही है। तो आखिर इन दोनों आइडियाज में से कौन सा आइडिया सही है? इन दोनों ही आइडियाज पर लंबे समय से फिलॉसफी में बहस चलती रही है, पर आज इस बहस में साइंस भी शामिल हो चुका है। आखिर साइंस का इस बारे में क्या कहना है? साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग किसे फेवर करती है, फ्री विल को या डिटर्मिनिज्म को? अगर फ्री विल को फेवर करती है तो फिर साइंस के लॉज का क्या, जो कि डिटरमाइंड है और किसी के लिए भी नहीं बदलते? और अगर डिटर्मिनिज्म को फेवर करती है तो फिर क्या हम वाकई में एक मूवी के किरदार जैसे हैं जो कि कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं है? क्या है सच, पता करेंगे इस वीडियो में, तो कहीं जाएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर हम अपने एक्शंस पे गौर करें तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर पता चलती है कि किसी भी फिजिकल एक्शन को करने से पहले हम मेंटली इसके बारे में सोचते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी मेंटल स्टेट फिजिकल स्टेट को अफेक्ट करती है। यहां से एक सवाल मन में आता है कि आखिर हमारी इस मेंटल स्टेट का इंचार्ज कौन है? क्या हम खुद हैं या फिर हमारी ये मेंटल स्टेट भी यूनिवर्स की सभी चीजों की ही तरह फिजिक्स के लॉज से गवर्न है? आइडिया चाहे फ्री विल का हो या डिटर्मिनिज्म का, एक समय तक दोनों ही आइडियाज सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित थे। पर जैसे जैसे हमने इस यूनिवर्स को समझना शुरू किया, हमें पता चला कि यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट का रिजल्ट है, जो कि फिजिक्स के लॉज से गवर्न है। फिजिक्स के लॉ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो फिक्स है। यूनिवर्स में मौजूद एक एक पार्टिकल इन्हीं लॉज को फॉलो कर रहा है। अगर हम यूनिवर्स में घट रही घटनाओं पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके कॉज एंड इफेक्ट को ट्रैक करते हुए हम टाइम में पीछे चलते जाएं तो हम वहां पहुंच जाते हैं जहां से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, बिग बैंग। और हमारे पास कोई बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर हो जिसमें हम बिग बैंग के दौरान मौजूद सभी पार्टिकल्स के डेटा को फीड करके फिजिक्स के लॉज का एक सिमुलेशन रन कर दें तो हम उस यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी पार्टिकल्स का डेटा है और हम जानते हैं कि सभी पार्टिकल्स फिजिक्स के लॉज को ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे में हमारे कंप्यूटर के लिए यह कैलकुलेट करना जरा भी मुश्किल नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। अब हमारे पास ऐसा कोई कंप्यूटर तो नहीं है और ना ही हमारे पास सभी पार्टिकल्स का डेटा है जो कि हम इस यूनिवर्स में होने वाले फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें। पर इस सब से हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर हमारा यूनिवर्स अनचेंजेबल फिजिक्स के लॉज से गवर्न है तो इसका मतलब यह है कि हम जिस यूनिवर्स में हैं वो एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स है। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वो सब पहले घटने वाली घटनाओं का परिणाम है और पहले घटने वाली घटनाएं उससे पहले घट चुकी घटनाओं का परिणाम थी। यानी इस तरह से देखा जाए तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से तय है। यहाँ घटने वाली हर घटना का फ्यूचर, इवन मौजूद एक एक पार्टिकल का फ्यूचर भी उस समय तय हो गया था जब बिग बैंग हुआ था। हमारा शरीर भी एलिमेंट्री लेवल पर इन्हीं पार्टिकल से बना है और अगर ऐसा है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ कोई फ्री विल नहीं है। फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है। पर ऐसा लगता तो नहीं है। हमें तो यही लगता है कि जैसे हम ही डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आप चाहें तो इस वीडियो को देखते रह सकते हैं या फिर चाहें तो इसको अभी यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये फ्रीडम आपके पास है? जी हाँ, लगता तो यही है कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। पर जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपके लिए डिसीजन सिर्फ आपके होते हैं? क्या कोई भी बाहरी या अंदरूनी फैक्टर उन्हें अफेक्ट नहीं करता? जैसे तमाम आंकड़े बताते हैं कि नशे के दौरान ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही नहीं, हमारे शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन्स भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं।
जब भी हम किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं तो इसके पीछे भी तो कुछ हार्मोन्स का ही खेल है। ब्रेन में चल रहे प्रोसेसेस से अफेक्ट ना होना पॉसिबल नहीं है। इस बात के तमाम सबूत हैं कि ब्रेन जो करता है वही हम करते हैं। ब्रेन में जो चल रहा है वो तो बहुत दूर की बात है, हम तो ब्रेन के बाहर जो चल रहा है उससे भी नहीं बच पाते। हमारे आसपास मौजूद चीजें हमारे डिसीजंस को बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं। जी हाँ, जो कंपनीज एड्स में पैसा खर्च करती हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो अच्छी तरह जानती हैं कि एड्स काम करते हैं। न केवल एड्स बल्कि हमारे आसपास मौजूद लोग भी हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप किस कल्चर में पले बड़े हैं, आप मेल हैं या फीमेल, आपको अपनी ग्रोथ के दौरान कैसा पोषण मिला है, आपके दोस्त किस तरह के हैं, पिछली रात आपने नींद कैसी ली थी, और हाँ, यहाँ तक कि आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी या किताब कौन सी पढ़ी थी, खाना क्या खाया था, कितनी देर पहले खाया था, ये सब भी हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। जी हाँ, 2011 में इजरायली जजेस पे की गई एक स्टडी की माने तो आपका लंच करना और ना करना भी आपके डिसीजंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जज का पेशा बहुत जिम्मेदारी वाला माना जाता है और उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना अपना डिसीजन देंगे। इस स्टडी में पैरोल बोर्ड में काम करने वाले कुछ जजेस को चूज किया गया और देखा गया कि क्या उनके दिए गए जजमेंट को कोई बाहरी चीज अफेक्ट करती है, और पाया गया कि लंच ब्रेक के बाद फेवरेबल डिसीजंस में अचानक से उछाल आ जाता था। कहने का मतलब है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे में हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है। फ्री विल का मतलब है जो आप चाहते हैं उसे चुनने की आजादी। पर अगर ऐसा है तो फिर आप फ्री कहां हुए, क्योंकि आपकी विल तो उससे जुड़ी हुई है जो आप चाहते हैं, और इसलिए वो फ्री नहीं है बल्कि डिटरमाइंड है। और अगर आप कहते हैं कि मेरी फ्री विल जो मैं चाहता हूं उससे जुड़ी हुई नहीं है बल्कि रैंडम है, तो फिर ये विल ही नहीं है। ये तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे कोई सिक्का उछाल कर फैसला करे और जो साइड आए उसको चुन ले। फिर इसमें विल कहां है? फिर भी ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स की ही कोई थ्योरी फ्री विल को सपोर्ट करती हो, जैसे क्वांटम फिजिक्स? जी हाँ, फिजिक्स की सभी बाकी थ्योरीज से अलग जहां सब कुछ फिक्स है, क्वांटम फिजिक्स हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताती है जहां सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। क्वांटम पार्टिकल्स क्लासिकल वर्ल्ड में मौजूद चीजों की तरह नहीं होते, इनकी पोजीशन के बारे में हम श्योर हो सकते हैं, बल्कि ये पार्टिकल्स एक ही समय पर कई डिफरेंट स्टेट में मौजूद रह सकते हैं, तब तक जब तक कि इनका किसी से इंटरेक्शन ना हो या इन्हें मेजर ना किया जाए। हम इनकी पोजीशन या स्टेट के बारे में श्योर नहीं हो सकते। क्लासिकल वर्ल्ड से अलग क्वांटम वर्ल्ड बाय नेचर इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर का है। क्या क्वांटम वर्ल्ड के इस इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर में हमारी फ्री विल के लिए कहीं कोई जगह है? इससे पहले कि हम फ्री विल के लिए क्वांटम वर्ल्ड में कोई जगह ढूंढें, हमें फ्री विल को ठीक से समझना चाहिए। तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि क्वांटम वर्ल्ड में ये कहीं फिट भी होती है नहीं। फ्री विल का मतलब है अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर पाने की आज़ादी। और जब हम इस तरह की आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेन में चल रहे प्रोसेसेस से अफेक्ट हुए बिना कोई फैसला लेना। यानी भले आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले एटम्स और एटम्स को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी स्टेट में हो, आपको उनसे किसी भी तरह से अफेक्ट हुए बिना अपना फैसला लेना है, या फिर आप अपनी मर्जी से उस स्टेट को चेंज कर पाएं। तो क्या क्वांटम फिजिक्स में इस तरह की आज़ादी के लिए कोई जगह है? तो देखिए, क्वांटम फिजिक्स बाय नेचर इंडिटर्मिनिस्टिक भले हो, पर इसका ये नेचर केवल क्वांटम लेवल पर ही देखने में आता है। ब्रेन में मौजूद सेल्स जिनमें तमाम मॉलिक्यूल्स मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसे किसी भी क्वांटम प्रोसेस से अफेक्ट होते होंगे इसकी संभावना बहुत कम है। एंड इवन इफ अफेक्ट होते भी होंगे तो भी इसमें हमारा तो कोई भी रोल नहीं। मतलब अगर क्वांटम पार्टिकल्स के इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर की वजह से हमारा डिसीजन अफेक्ट भी होता है तो इसमें हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स के इस इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम तो अभी भी इस यूनिवर्स के नियमों के ही गुलाम हैं। यानी क्वांटम फिजिक्स में भी फ्री विल के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या अब हमें यह मान लेना चाहिए कि फ्री विल का आइडिया अनसाइंटिफिक है और फ्री विल जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती? जब ये सवाल आता है तो लोगों के मन में कई तरह के डाउट उठने लगते हैं, जैसे अगर फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर मेरे जीने का क्या मकसद है? मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं जब मैं अपने फैसले लेने के लिए फ्री ही नहीं हूं तो? और कुछ लोग कहते हैं कि अगर फ्री विल नहीं है तो फिर कानून को किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं बचता, क्योंकि जब उसका अपने लिए फैसलों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो फिर उसे सजा किस बात की दी जा रही है? वाकई में ये सवाल ऐसे हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वाकई में हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे?
तो दोस्तों मैं कहूँगा कि यहाँ हमें चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। असल में दुनिया में रियलिटी कई लेयर्स में मौजूद है और हर लेयर के अपने कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे पानी को ही ले लीजिए। पानी का मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंट्री लेवल पर पानी यही है। अब जरा ये बताइए कि पानी का एक सिंगल मॉलिक्यूल इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को कैरी करेगा? क्या हम इसे सॉलिड कह सकते हैं या लिक्विड या फिर गैस? जवाब है पानी का सिंगल मॉलिक्यूल इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करता। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें तब मिलती हैं जब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसी तरह पानी की और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रॉपर्टीज भी तभी इमर्ज होती हैं जब पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पर जमा होते हैं। पानी के एक सिंगल मॉलिक्यूल में आप इन सभी प्रॉपर्टीज को फाइंड नहीं कर सकते। इन प्रॉपर्टीज को इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये समझ सकें कि रियलिटी यहाँ कई लेयर्स में मौजूद है और रियलिटी की हर लेयर के बारे में बात करने का अपना एक तरीका है, अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। यही वजह है कि साइंस की इतनी सारी ब्रांचेज हैं। साइंस की सभी ब्रांचेज वास्तव में रियलिटी की किसी खास लेयर को ही स्टडी करती हैं। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि रियलिटी के अलग अलग लेयर्स में दिख रहे फर्क के बावजूद एलिमेंट्री लेवल पर जो कुछ भी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रियलिटी को अलग अलग लेयर्स में तोड़कर स्टडी करते हैं क्योंकि यही एक बेहतर तरीका है न केवल चीज़ों को समझने का बल्कि उनके बारे में बात करने का भी। जैसे अगर हम किसी स्पीशी के सेक्सुअल या सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे में उन मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात करनी जरूरी नहीं है जिनसे मिलकर वो बना है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रूप लेते हैं तो रियलिटी की एक और नई लेयर क्रिएट होती है और कुछ नई तरह की प्रॉपर्टीज इमर्ज होती हैं, जिनमें से एक है रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जी हाँ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास हो रही चीज़ों पर रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर आप किसी प्लांट को किसी लाइट सोर्स के पास रखें तो वो उस लाइट सोर्स की तरफ झुकने लगता है। इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लांट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सकें। तो क्या इस रिस्पॉन्स को लेकर हम इस तरह कह सकते हैं कि उस प्लांट ने लाइट की डायरेक्शन में बैंड होने का डिसीजन लिया है ताकि वो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके? यानी उसके पास भी डिसीजन लेने की पावर है, या फिर इट्स जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस? साइंस हमें बताती है कि प्लांट के वो हिस्से जो लाइट सोर्स से दूर होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उन हिस्सों में मौजूद सेल्स में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट सोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद सेल्स कुछ लंबे होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लांट लाइट सोर्स की डायरेक्शन में बैंड होने लगता है। अगर इस नज़रिए से देखें तो ये एकदम मैकेनिकल प्रोसेस ही लगता है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि प्लांट्स लाइट सोर्स की डायरेक्शन में बैंड होते हैं, जैसे मानो वो सोच समझकर ये डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हों कि प्लांट्स में फ्री विल नहीं होती, वो तो जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ एक मैकेनिकल रेस्पॉन्स ही होता है। फ्री विल तो सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट क्रीचर्स के पास ही होती है, जैसे कि इंसान। कुछ रिलीजन वाकई में ऐसा ही क्लेम करते हैं कि फ्री विल सिर्फ गॉड ने इंसानों को दी है और किसी भी जानवर के पास फ्री विल नहीं है। तो देखिए, हम इंसान अपने आप को भले खास माने, पर ऐसा मानने से हकीकत बदलती नहीं है। और हकीकत यही है कि हम भी उन्हीं सेल से बने हैं जिनसे बाकी एनिमल्स बने हैं, और इन सेल्स के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस और इन सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गन्स के अंदर बाहर चलने वाले सभी प्रोसेसेस हमारे अंदर भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे किसी भी एनिमल के अंदर काम करते हैं। बट प्लांट्स के कंपैरिजन में हम इंसान और कुछ और एनिमल्स एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को शो करते हैं, जिसका रीजन है कि प्लांट्स की तरह उनके पास फूड का सनलाइट जैसा आसान सोर्स नहीं होता। उन्हें फूड हासिल करने के लिए बहुत तिकड़म भिड़ानी पड़ती है। यही वजह है कि एवोल्यूशन के दौरान एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि प्लांट्स के कंपैरिजन में उनका ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर यही कहीं ना कहीं हमें ये मानने को मजबूर करता है कि उनके पास फ्री विल है? इसे कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपने एक रोबोट बनाया है जो कि अपने आसपास मौजूद चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से रेस्पॉन्स करता है। क्या इस स्टेज पर आप ये मान सकते हैं कि उसके पास फ्री विल है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसके रेस्पॉन्स को हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम है जो कि सर्टेन इनपुट पर सर्टेन रिस्पॉन्स देता है, और इसीलिए उसका ये रेस्पॉन्स फ्री नहीं है। अब इस रोबोट की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हमने इस रोबोट में कई तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स डाल दिए हैं जो कि एक ही सिचुएशन से मिल रहे इनपुट्स को सेपरेटली प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद एक और प्रोग्राम इन सभी प्रोग्राम से मिले जुले आउटपुट की एनालिसिस करके ये डिसाइड करता है कि अब क्या करना है। इस स्टेज पर आप देखेंगे कि अब रोबोट से मिलने वाले रेस्पॉन्सेज पहले के मुकाबले कॉम्प्लेक्स हो गए हैं
और अब आपके लिए इस रोबोट के रिस्पॉन्सेस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हमारे रोबोट के अंदर मौजूद प्रोग्राम्स कोई रिस्पॉन्स देने से पहले पास्ट के एक्सपीरियंसेस की हेल्प भी लेते हैं। इस अपडेट के बाद आप देखेंगे कि रोबोट के रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट करना अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस हम इंसानों के ब्रेन में होता है। ब्रेन के कई अलग अलग हिस्से एक ही प्रॉब्लम पर अपने अलग अलग ढंग से काम करते हैं। हमारे दिमाग में जो कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है उसके एक बहुत छोटे से हिस्से के बारे में ही हम अवेयर होते हैं, जबकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो इन्हीं सब प्रोसेसेस का मिला जुला रिस्पॉन्स होता है और हमें ये लगता है कि ये डिसीजन हमने बिना किसी इन्फ्लुएंस के लिया है। हमारे ब्रेन में चलने वाले प्रोसेसेस किस तरह से हमारे डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसको साबित करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। जैसे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है लिबेट्स एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक इंसान के हेड में इलेक्ट्रोड्स अटैच किए गए ताकि उसके ब्रेन में चलने वाली एक्टिविटीज को मेजर किया जा सके। उसके बाद उसे कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया और हर बार यही पाया गया कि इससे पहले वो इंसान कोई कॉन्शियस डिसीजन ले पाए और अपने लिए डिसीजन के बारे में अवेयर हो पाए, उससे ठीक पहले उसके ब्रेन की एक्टिविटी तेज हो जाती है। यानी इससे पहले कि हम अपने लिए फैसले के बारे में जान पाएं, हमारे ब्रेन में फैसला हो जाता है। ठीक इसी तरह जर्मनी में 2007 में जॉन डेलन हेवेंस, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में भी यही पाया गया कि इससे पहले कि हम अपने लिए डिसीजन के बारे में अवेयर हो पाएं, हमारा ब्रेन फैसला कर लेता है। यानी हमें ऐसा लगता है कि हमने फ्रीली कोई फैसला किया है, पर असल में वो फैसला हमारे ब्रेन में चल रही एक्टिविटीज का ही रिजल्ट होता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते। यानी यहां भी फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन ही साबित होती है। पर मैं आपको बता दूं कि फ्री विल भले ही एक इल्यूजन हो, लेकिन इसको लेकर आपको परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। फ्री विल के बिना भी आप मजे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जिस तरह एक रोबोट प्रोग्राम्ड है, वैसे ही हम भी बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं, जिनके अंदर कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट से मिलने वाले इनपुट्स पर रेस्पॉन्स देते हैं। अब चूंकि ना तो हम एनवायरनमेंट से मिलने वाले सारे इनपुट्स के बारे में ही अवेयर हैं और ना ही अपने ब्रेन में चल रही एक्टिविटीज के बारे में ही हमें कुछ पता है, लिहाजा हमारे लिए तो हमारा लिया कोई भी डिसीजन प्री डिटरमाइंड नहीं है। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने का सोच रहे हैं। फूड डिलीवरी ऐप आपको कई ऑप्शंस दिखाती है। काफी देर सोच विचार के बाद आप किसी एक फूड ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब अगर कोई कहे कि आपने जो फूड ऑप्शन चुना वो तो प्री डिटरमाइंड था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये प्री डिटरमाइंड भी था, अगर हम अपने आप को एक बायोलॉजिकल रोबोट की तरह भी देखें, तो इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन के एल्गोरिदम को जो बेहतर लगा उसने चुना। अगर इसे चाहें तो कॉज एंड इफेक्ट की एक सीरीज की तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, या आप चाहें तो सिंपली ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी विल से इस फूड ऑप्शन को चूज किया। आप चाहें इसे किसी भी तरह एक्सप्लेन करें, लेकिन इससे जो अंडरनीथ रियलिटी है वो तो नहीं बदलने वाली है। यहां फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारी बातें रियलिटी के अलग अलग लेयर्स के बारे में की जा रही हैं। आपको याद होगा मैंने अभी पीछे बताया था कि रियलिटी कई अलग अलग लेयर्स में मौजूद है और रियलिटी की हर लेयर के बारे में बात करने का अपना एक तरीका, अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब हम रियलिटी की दो अलग अलग लेयर्स के बारे में की जा रही बातों को मिक्स कर देते हैं। अपनी डेली लाइफ में जो डिसीजंस आप लेते हैं उनकी बात करते करते आप एटॉमिक लेवल पर चल रहे कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं कर सकते। यानी एक तरफ तो आप कहें कि मैंने अपनी मर्जी से एक फूड ऑप्शन को चुना और फिर आप कहने लगे कि मैंने कहाँ चुना, ये तो मेरे ब्रेन के एटम्स में हो रही इंटरेक्शंस का रिजल्ट है। वैसे दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन रियलिटी की उस लेयर के कॉन्टेक्स्ट में जिससे इनका रिलेशन है, इन्हें मिक्स करेंगे तो फिर तो डिजास्टर ही होगा। बाकी जीवों की ही तरह हम अपनी डेली लाइफ में आ रहे चैलेंजेस और सिचुएशंस पर रिस्पॉन्स करते हैं, साथ ही हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते भी हैं। एलिमेंट्री लेवल पर भले ही इसे कॉज एंड इफेक्ट की एक सीरीज की तरह एक्सप्लेन किया जा सके जो कि पूरी तरह से फिजिक्स के लॉज को फॉलो कर रही है, पर इससे ह्यूमन लेवल पर चीजें बदलती नहीं है। ह्यूमन लेवल पर हम जानते हैं कि एक हेल्दी पर्सन का ब्रेन सामने मौजूद सिचुएशंस के बारे में एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे इसके लिए ट्रेन किया जा सकता है। अगर कोई गलती करके ये कहे कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बस वो कर रहा है जो कि फिजिक्स के लॉज उससे करवा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो रियलिटी के दो डिफरेंट लेयर्स के बारे में की जा रही बातों को मिक्स कर रहा है। एटॉमिक लेवल की रियलिटी चाहे जो हो, पर ह्यूमन लेवल की रियलिटी ये है कि हमें अपने समाज को बेहतर ढंग से चलाना है और इसके लिए लॉ एंड पनिशमेंट अभी तक एक कारगर तरीका साबित हुआ है। और मुझे नहीं लगता हमारा लॉ सिस्टम अगर फ्री विल के बजाय डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी पर भी अगर काम करे
तो हमें कोई भी समस्या होगी, क्योंकि डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी कहती है कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसके पीछे एक इवेंट्स की चेन भी एग्जिस्ट करती है। यानी ये फिलॉसफी सारा ब्लेम किसी इंडिविजुअल पर डालने के बजाय हमें उन कारणों की पड़ताल करने का रास्ता भी दिखाती है जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल ने ऐसा किया है। अगर हमें एक अच्छा समाज चाहिए तो इसके लिए केवल लोगों को उनकी गलतियों के लिए सजा देना काफी नहीं है, बल्कि उन कारणों को भी ढूंढना उतना ही जरूरी है जिसकी वजह से किसी ने ऐसा किया। हम सभ्यता के पायदानों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि हमारे अंदर मौजूद बायोलॉजिकल एल्गोरिदम कुछ इस तरह विकसित हुई है कि वो लगातार बेहतर का चुनाव करती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा बनाया रोबोट या कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम किसी गिवन सिचुएशन में बेहतर विकल्प का चुनाव करती है। एल्गोरिदम चाहे बायोलॉजिकल हो या फिर हमारी बनाई कंप्यूटर एल्गोरिदम, दोनों ही फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हैं और इनके प्रोसेस को आप चाहें तो कॉज एंड इफेक्ट की टर्म्स में भी समझा सकते हैं, पर इससे ह्यूमन स्केल की रियलिटी बदलती नहीं है। भले ही फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी भी अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।